हेलो। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे बोर थ्योरी के बारे में बात करने। यानी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से बोर की थ्योरी से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, यानी कि प्रॉब्लम था अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, राइट, कि एटम किस तरह से स्टेबल है, राइट। तो ये एटॉमिक स्टेबिलिटी, हाँ, ये इसके बारे में हम लोग बात किए थे, राइट। आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हमारा न्यूक्लियस ये है, राइट, और हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है, ठहरिए अभी इसको थोड़ा, सॉरी। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड जा रहा है, राइट, तो प्रॉब्लम ये था कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करना पड़ेगा कुछ रेडिएशन, राइट। और अगर एमिट करता है वो कुछ रेडिएशन, तो थोड़ी देर के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा, राइट। उसका रेडियस कम होते होते वो रेडियस में न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिससे वजह से एटम हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन ये था कि एटम किस तरह से स्टेबल रह सकता है जब ये प्रॉब्लम है, राइट। यानी कि ये इश्यू है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट करेगा और किस तरह से ये स्टेबल रहेगा एटम, राइट। और हम लोग ने देखा कि बोर की जो थ्योरी थी, बोर ने ये प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की। किस तरह से सुलझाने की कोशिश की? बोर ने बताया कि एटम में जो है हमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं, वेव के जैसा सोचना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी बताया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h/p, राइट। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताया, राइट। और मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये एटॉमिक साइज या एटम के साइज के से कंपैरेबल है, राइट। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमें वेव कंसिडर करना जरूरी हो जाता है, राइट। तो बोर का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने रियलाइज किया कि इलेक्ट्रॉन को एटम में वेव के जैसा कंसिडर करना है। अब इससे क्या फर्क हो जाता है? इससे ये फर्क हो जाता है कि बोर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्टैंडिंग वेव बन सकता है। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, राइट। सो उसका सरकमफेरेंस, ऑर्बिट का सरकमफेरेंस 2πr है, राइट। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो आप लोग सबको मालूम है, राइट। वो है 2πr। और बोर ने कहा कि ये 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। आप लोग कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मूला, स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूला में मैं n इज इक्वल टू λ/2, यानी कि आपका जो लेंथ है इज इंटीग्रल टाइम्स ऑफ λ/2। जब भी हमें स्टैंडिंग वेव्स आते हैं, स्टैंडिंग वेव्स कब आते हैं? अगर ये आपका दीवार है, राइट। अब यहाँ से आपको वेव आया सपोजिंग, तो आपके पास कैसा हो जाता है, अभी आपको बताती हूँ। हो सकता है कि ये आपकी दीवार है, राइट। आपके पास ये सभी केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका वेव इस तरह से दीवार पे इंसिडेंट होता है, राइट। यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है इस तरह से होता है। तो ये एक पूरा लूप हो जाता है। तो ये जो टोटल L इज इक्वल टू n टाइम्स λ/2। हो सकता है कि ये वेव ऐसा है, राइट, और इस तरह से ऐसा आता है, तो ये हो जाता है आपको L इज इक्वल टू लैम्डा। हो सकता है कि आपको ऐसे आते हैं, तो आपको हो जाते हैं ऐसे। आप लोग ने सभी ऐसा किए है, L इज इक्वल टू 3 टाइम्स λ/2।
ये आप लोग सभी ने किया है लास्ट ईयर जब हम लोग करे हैं मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, याद है राइट सबको? मेल्डीज एक्सपेरिमेंट हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क था, याद है? ट्यूनिंग फॉर्क था जिसको कनेक्ट किए और ये लूप्स आए। हाँ बोलो कोई लोग, मेल्डीज यस मैम, एक्सपेरिमेंट याद है? यस मैम। हाँ, तो इसमें मेल्डीज में स्टैंडिंग वेव्स थे। तो बोर ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक स्टैंडिंग वेव के जैसा है, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है, मैं भी आपको बताती हूँ, इसका ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट? तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, उसको बोर ने बताया कि ये एक स्टैंडिंग वेव के जैसा है, राइट? किस किस्म का स्टैंडिंग वेव? कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा है, राइट, तो हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा है, फॉर एग्जांपल उस सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह का, मैं ये नोट्स में आप देखेंगे ये बेहतर ड्राइंग है, बट इन शॉर्ट ये फुल लूप्स हो गए, राइट? तो ये सरकमफ्रेंस में जो इलेक्ट्रॉन का जो है वेवलेंथ, ये कंप्लीट लूप्स करता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे ये स्टैंडिंग वेव्स है, राइट? और इस तरह से बोर ने कहा कि अगर ये स्टैंडिंग वेव्स है तो स्टैंडिंग वेव्स ऐसे ही रहेंगे विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है? एंड एक मिनट, हाँ, एक मिनट, जरा मुझे एक मिनट दे। हेलो, सॉरी सॉरी। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडिंग वेव के जैसा है। सभी लोग आ जाओ वापस। हेलो, सब लोग कहाँ चले गए? आ जाइए सब वापस। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है एक स्टैंडिंग वेव के जैसे है। ओके, तो अब हम लोग डिराइव करेंगे। अब आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से ये थ्योरी जो है वेरीफाई की गई। ओके, तो ये मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ लास्ट टाइम का। लास्ट टाइम हम लोग ये किए थे, एक मिनट, हाँ, सॉरी कुछ हेलो, हाँ मैं वापस आ गई। थैंक यू। आ गए ना सब लोग? अरे ये वाला चलिए चलिए, सनस्क्रीन के दे दो, सनस्क्रीन। लेट्स कंटिन्यू। अरे भाई पावर बोल रहे हैं के टाइम पे आप पावर वाले आजा भाई, हम पावर बोल रहे हैं, दम नहीं रहे। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। बॉस अपना माइक बंद करो यार।
ये सबका माइक ऑन है, म्यूट ऑल कर दे रही हूँ सबको, ठीक है, ओके। तो लास्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करे थे ये बोर्स थ्योरी की डेरिवेशन। तो पहला फॉर्मूला क्या है हम लोग यूज कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। आपको याद है हम लोग ने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जो है मेरा mv²/r, और ये प्रोवाइड हो रहा है आपको कूलम फोर्स से जो है 1/4πε0 e²/r²। याद है हम लोग लास्ट टाइम करे थे ये। तो अगर हम लोग ये दो चीजों को इक्वेट करेंगे तो इससे हमें मिलेगा फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, राइट। तो ये चीज से हमें मिलेगा फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ये r है, ये r के जैसा नहीं दिख रहा, नहीं, ये मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, इसको ज्यादा r के जैसा करती हूँ। ये है मेरा r, सॉरी नहीं अभी भी अच्छा नहीं है, ऐसा लिखूंगी, ठीक है। तो ये है r, तो ये चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, v² = e²। देखिए एक r कैंसिल हो जाएगा, ये r एंड ये r, सो ये हो जाएगा e²/r, सॉरी e²/r, e²/r, और यहाँ पे आपको आ गया 1/4πε0 into m, राइट। या हम लोग लिख सकते हैं v = e², तो एक मिनट, ये e² को भी मैं रूट, इसको e ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e डिवाइडेड बाय √4πε0 m into r, राइट। ये लास्ट टाइम हम लोग कर चुके थे। लास्ट टाइम हम लोग ये भी किए थे डेरिवेशन फॉर एनर्जी। एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², राइट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये कूलम पोटेंशियल एनर्जी। कूलम पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -1/4πε0 e²/r, राइट। इसलिए हमारा टोटल एनर्जी = T + U, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और हमें क्या आ जाएगा, माय टोटल एनर्जी E is therefore equal to mv²/2 minus 1/4πε0 e²/r। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है v² के लिए, तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। we'll get m/2 v² = e² divided by 4πε0 m into r, राइट। सही है, ये मिल गया आप लोग को। तो ये m और ये m जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिलता है क्या, सॉरी अरे एक मिनट, हाँ ये टर्म मैं नहीं लिखी, तो वी विल राइट दिस, एंd ये है मेरा दूसरा टर्म -1/4πε0 e²/r। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म जो है ये 1/2 1/4, सो 1/8 e² डिवाइडेड बाय 4πε0 into r minus 1/4πε0 e²/r। So हमें आएगा 1/8 minus 1/4 which will equal to 1/8 minus 1/8, correct? So minus 1/8 into 1/4πε0 e²/r, ये है हमारा एनर्जी का टर्म, राइट। ये है हमारा एनर्जी का टर्म। तो हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर r इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा r which is equal to e²/8πε0 into e, राइट। अब मैंने आई डोंट नो आप लोगों के साथ लास्ट टाइम किया, लेकिन अगर आप इसमें देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और E स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन एटम हमें मालूम है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है
दिस इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे एसआई यूनिट्स में, तो दिस विल बी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारा जूल्स में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को मैं जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो अब मेरा जो आर वैल्यू है ये फॉर्मूला से, ई स्क्वायर का क्या वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर, एंड यहाँ ये इस पे आपको आएगा 8 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। and E is equal to 13.6 into 1.6 into 10⁻⁻19। तो ये वाला एक तो कैंसिल हो जाएगा आपका ये वाला टर्म इसके साथ, बाकी का आपको एक रह जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आपको आता है, लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं, हम लोग को आएगा 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब हम लोग याद करें कि हम लोग को जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी आया इलेक्ट्रॉन का वो 10⁻11 मीटर्स के बराबर है। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन को वेव समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो है 10⁻11 फैक्टर, ये आपको एटम ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, और रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट भी है, तो आपको कंपैरेबल हो जाता है टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपैरेबल है टू एटॉमिक साइज। अब हम लोग नई चीज करेंगे, वो है किस तरह से बोर थ्योरी को वेरीफाई किया गया। उसको वेरीफाई किया गया यूजिंग समथिंग कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके, अब हम लोग, अगर आपको याद है, इसके पहले हम लोग करे थे ई का फॉर्मूला हम लोग करे थे। ई का फॉर्मूला में हम लोग को क्या मिला था कि ये ई इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। यानी कि अलग अलग आर वैल्यूज के लिए अलग अलग ई वैल्यूज है, राइट। और हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके थे कि ये जो एनर्जी लेवल्स है एटम में, हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन को जरूरी है कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स, तो E1 R1, सो फर्स्ट रेडियस के लिए एनर्जी इतना होगा, R2 के लिए E2 होगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास एनर्जी लेवल्स रहते E1 E2 E3, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स है कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेडियाई। अलग अलग रेडियाई को अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से फोटोन पड़ता है इलेक्ट्रॉन पे, राइट, ये कुछ फोटोन पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उसको, सपोजिंग इलेक्ट्रॉन E2 पे है, राइट, तो वो अब्सॉर्ब करके या तो अब्सॉर्ब कर सकता है या तो वो एमिट कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन एनर्जी, वो अगर अब्सॉर्ब किया तो E1 से E2 पे जा सकता है या E2 से E3 पे जा सकता है। अगर वो एमिट करता है तो वो, अगर वो एनर्जी एमिट करता है तो या तो वो 3 से 2 पे जा सकता है, 3 से 1 पे जा सकता है। तो ये जो ट्रांजिशंस जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है कुछ एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 से 1 आता है तो वो ट्रांसमिट करता है कुछ एनर्जी h ने। देखिए इसमें बोर ने इस्तेमाल किया है प्लैंक्स लॉ को, राइट। प्लैंक ने क्या कहा कि आपके एनर्जी के डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं h न्यू, तो बोर ने कहा कि आप इस तरह से ये फिक्स्ड एनर्जीज में एमिट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो h न्यू है ये सेम चीज है एज hc बाय लैम्डा, राइट। तो अगर हमारे पास कोई एटम है और वो एटम एमिट करता है कुछ लैम्डा या कुछ न्यू, कुछ फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू या कुछ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा पे अगर वो एमिट करता है
और हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है लैम्डा और दिस थिंग की। अब ये एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं फॉर अलग अलग एटम्स के लिए। ओके, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका जो ये इसके पहले काम किया था रिडबर्ग ने। ओके, रिडबर्ग ने नोटिस किया कि एटम से जब स्पेक्ट्रम निकलता है तो उसका जो वेवलेंथ है 1/वेव लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या हो सकता है 1/3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या हो सकता है 1/4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो उन्होंने ये जो वेवलेंथ्स को मेजर किया, राइट, तो इससे इनको पता चला कि ये जो वेवलेंथ्स है इस तरह के से कुछ सीक्वेंसेस को फॉलो करती है। ये 1 स्क्वायर भी जरूरी नहीं, ये हो सकता है इवन इट कैन बी एनी वैल्यू। तो उनको मिला था कि ये 1/लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, राइट। रिडबर्ग को ऑब्जर्वेशन से ये एक फॉर्मूला मिला था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये कहाँ से होता है, राइट। तो उनको मिला था कि ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स में ये अब्सॉर्ब करता है। तो बोर ने क्या किया, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। किस तरह से किया, अब हमें ऑलरेडी मालूम है कि माई लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m टाइम्स v। v के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है e डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। तो इसी से हमें मिलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग करेंगे फॉर दिस थिंग, तो वील गेट लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय e, ये है मेरा e, और यहाँ पे एक m है, यहाँ पे m है, तो हम लोग को मिलेगा दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाय m, राइट। तो इससे अगर लैम्डा को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मालूम है h का वैल्यू 6.63 10 पावर माइनस 34, e इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। 4 पाई ये है, राइट, यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डालेंगे 8.85 10 पावर माइनस 12, r का वैल्यू हमें मालूम है फॉर 1 5.3 10 पावर माइनस 11, और इसको डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 10 पावर माइनस 31, राइट। तो इससे उनको मिला लैम्डा का वैल्यू वाज 33 इंटू 10 पावर, एक मिनट है, ये थोड़ा इरेज करके ठीक करती हूँ मैं। तो इससे इनको मिला वैल्यू 33 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर्स, राइट। ये है मेरा लैम्डा। अब अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 2 पाई r इज इक्वल टू लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर वी विल गेट ये वाला वैल्यू इज 33 इंटू 10 पावर माइनस 11, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए आप लोग कीजिए, 33 इंटू 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 इंटू 3.14, क्या आता है वैल्यू, 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 का क्या है वैल्यू, मैं अभी बताती हूँ आपको। 33 divided by 2 divided by 5.3। तो यहाँ देखिए इनको जवाब आ गया 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर्स। ये एग्जैक्टली वो वैल्यू है जो हमें मिला था, याद है, फॉर रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए भी हमें एग्जैक्टली ये वैल्यू मिला था। देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं
5.3 10 power minus 11. Yes. तो ये वैल्यू है ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सबसे पहला ऑर्बिट है वो ये था, राइट? तो इसको ये मिला था, तो इसमें एक वजह से प्रूव हो जाता है जो हम लोग ने कहा कि बोर ने जो कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टैंडिंग वेव है, राइट? ये स्टैंडिंग वेव है इन द एटम, राइट? तो हम लोग ने देखा कि हमें इस तरह से मिला कि माई लैम्डा वाज इक्वल टू 2 पाई आर टाइम्स, राइट? अब अगर हम लोग लैम्डा के लिए सब्स्टिट्यूट करें तो इससे हमें डायरेक्टली मिल जाता है, हम लोग ने याद है हम लोग ने लैम्डा के लिए क्या किया था, NH by E डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट R N डिवाइडेड बाय N, ये है वैल्यू फॉर 2 पाई R N। तो इसको हम लोग अभी स्क्वायर करेंगे, राइट? तो हमें क्या आएगा, ये हम लोग को पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? तो हमें ठीक है, मैं जंप नहीं करती हूँ, ये पूरा स्टेप ही कर देती हूँ। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई e स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r n बाई m इज इक्वल टू 2 पाई r n स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर। अब ये आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट आर इज देयरफॉर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ई स्क्वायर इनटू ये हमारा ये 4 पाई और 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हमारा 4 चले जाएगा, एक पाई रह जाएगा, तो वील गेट दिस थिंग इनटू 1 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, सॉरी एम ई स्क्वायर तो हो गया पाई, राइट? ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, ये क्लियर है सबको? हाँ, जरा सा सब लोग, फैजान ये क्लियर है आपको? R इज इक्वल टू दिस, सो R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, अरे सॉरी एक एप्सिलॉन नॉट रह गया, Yes, miss. n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड में देखिए, ये पूरे क्वांटिटीज को हम लोग जानते हैं, राइट? ये हमारा आर एन है, ये देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 8.85 10 पावर माइनस 12, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पूरे वैल्यूज हमें मालूम है, n का वैल्यू 1 2 3 है, तो इसके बेसिस पे हम लोग आर एन पता कर सकते हैं, राइट? So Rn is therefore equal to n squared into h squared epsilon naught pi me squared, right? और इसको हम लोग इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, right? Right? तो हमें मिलता है, अगर आपको याद है ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो ये अलग अलग ऑर्बिट्स जो है उसका रेडियस वेरी होता है एज n स्क्वायर, राइट? तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है सेंटर में, राइट? तो ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरा R1 है, R2 क्या है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू R1, ये इस पे मेरा R2 आएगा, राइट? अब ये आएगा 3 स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3, और फिर आएगा मेरा R3। तो ये इमेज जो है ये स्केल पे नहीं है, मैं एक बार स्केल पे काइंड ऑफ स्केल पे करती हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये जिस तरह से एटम्स इसके आजू बाजू है, ये है मेरा न्यूक्लियस, और ये जो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स है, फर्स्ट वाला बहुत करीब है, राइट? सेकंड वाला जो है 2 स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स इसके 4 गुना रेडियस पे है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट क्या है, इससे 9 गुना पे दूर है,
यानी कि और बहुत दूर है, राइट? और ये R3 है, ये वाला मेरा R2 है, और फोर्थ ऑर्बिट 16 गुना। ओके, सो आपका Rn जो है वेरी हो रहा है एज n²। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल टू n² इंटू a0। a0 को हम लोग बुलाते हैं फर्स्ट बोर रेडियस, और उसका वैल्यू क्या है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो ये है मेरा फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके, और इस तरह से डिफाइन होता है कि कौन से ऑर्बिट्स, देखिए इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे पूरे जो ऑर्बिट्स है ये सिर्फ फिक्स्ड जगहों पे है। याद है मैंने आपको पहले समझाया था एनालॉग ऑफ सीडी, राइट? तो ये एनर्जी लेवल्स एक सीडी के जैसे है। ये सीडी, ये मेरा E1 है, तो ये अगर मेरा E2 है, ये वाला मेरा E3 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? सिर्फ ये सीडी के पॉइंट्स पे खड़ा हो सकता है, बीच में खड़ा नहीं हो सकता है। तो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के जो है सिर्फ ये फिक्स्ड वैल्यूज हो सकते हैं, इसके बीच के वैल्यूज नहीं हो सकते हैं। ओके, और ये बेसिक आइडिया है क्वांटम थ्योरी का, क्वांटाइजेशन का, यानी कि एनर्जी जो है इज क्वांटाइज्ड। ये आप लोग बाद में मॉडर्न थ्योरी भी जब करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, जब आप इसके बारे में और भी बात करेंगे, यानी कि एनर्जी जो है हमारा क्वांटाइज्ड है, राइट? तो अब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको कब हो रही है? जब आपका इसको मैं आपका E फाइनल माइनस E इनिशियल इज इक्वल टू h न्यू। E के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है? E के लिए क्या है? वी हैव m e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको आएगा 1 अपॉन ni इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। या तो ये है मेरा एनर्जी वैल्यू, और ये है क्या? me4 डिवाइडेड बाय 8 E0 स्क्वायर। प्लीज आप लोग ये सब सॉल्व करके देखिए तो आपको ठीक से आ जाएगा। ओके, नोट्स में भी मैंने दिया है, तो उसको देख के कीजिए, ठीक है? एंड दिस इज इक्वल टू h न्यू, एंड देयरफॉर न्यू जो है इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल बाय h, which is equal to me4 which is equal to which is equal to me4 divided by 8 E0 squared h squared 1 upon n final squared minus 1 upon n initial squared। तो ये है हमारा फॉर्मूला का फॉर फ्रीक्वेंसी। अब हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c टाइम्स लैम्डा, राइट? तो इसको लैम्डा के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसको लैम्डा, ये देखिए आप लोग सब लोग इसको वर्कआउट कीजिए, ओके? तो फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। तो आपको ये, अगर हम लोग इसको लैम्डा के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो वी कैन राइट के 1 upon lambda is equal to nu by c, and therefore nu by c क्या है? m e4 8 e0 squared c h cubed, right? 1 upon n final squared minus 1 upon n initial squared, right? तो इससे आपको आता है फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, राइट? तो अगर आप लोग तो क्या, आई डोंट नो आप लोग ने सुना है, लेकिन हाइड्रोजन एटम का एक सीरीज रहता है ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट? तो लाइमन सीरीज जो होता है वो होता है ट्रांजिशंस फ्रॉम, अगर आपका फाइनल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 1 और आपका इनिशियल कुछ भी हो सकता है
2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 है और ये है आपका 2, ये है आपका 3 n इक्वल टू 4। तो आपका फाइनल अगर 1 है तो आप जो करेंगे वो हो जाता है आपका लाइमन सीरीज, यानी 2 to 1, 3 to 1, राइट। ये पूरे आपको इसको हम लोग बुलाते हैं लाइमन सीरीज, राइट। तो ये लाइमन सीरीज क्या है? जब आपका 1/λ इज इक्वल टू me4, ये आपका n फाइनल इज इक्वल टू 1 me4 8 e0 squared ch cube 1 minus 1/n², राइट। ये है लाइमन सीरीज। नेक्स्ट वाली सीरीज जो होती है उसको हम लोग बुलाते हैं बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में आपका फाइनल इज इक्वल टू 2, यानी कि आप आ रहे हैं फ्रॉम 3 to 2, फ्रॉम 4 to 2, ये पूरे ट्रांजिशंस, वो हमारा बार्मर सीरीज हो जाता है, जिसमें आपका n फाइनल इज इक्वल टू 2 और ये हो जाता है आपका me4 8 e0 squared ch cube 1/2 squared minus n²। ये है आपका बार्मर सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो है वो है पैशन सीरीज। पैशन सीरीज में आपका फाइनल इज इक्वल टू 3। तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे फॉर nf इक्वल टू 3, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो होता है विथ nf इक्वल टू 4, वो है हमारा ब्रैकेट सीरीज। और फाइनल वाला जो है विथ nf इक्वल टू 5, ये है हमारा फंड सीरीज, राइट। तो बेसिकली आपको देखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब आप हाइड्रोजन एटम रखते हैं तो उसमें से अलग किस्म का रेडिएशन निकलता है, राइट। और वो अलग किस्म का रेडिएशन अलग वेवलेंथ्स के रहते हैं, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, ओके। और ये पूरे इसके वैल्यूज रहते हैं ऑफ लैम्डा। तो जब इसको ऑब्जर्व किया गया, राइट, इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि बोर्ड के थ्योरी में जो एक्सपेक्टेशंस थे लैम्डा वैल्यू के फॉर लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, वो एग्जैक्टली थे जो हमारे थ्योरी में थे। तो बोर्ड थ्योरी ने जो लैम्डा प्रिडिक्ट करे फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, वो बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ, राइट। और इसीलिए इसका सक्सेस हुआ, राइट। तो बोर थ्योरी का जो सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था, राइट, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके जो वेवलेंथ्स आए वो एग्जैक्टली मैच हुए थ्योरी के वेवलेंथ से, यानी कि बोर थ्योरी ने जो वेवलेंथ्स एस्टिमेट किए वो एग्जैक्टली मैच हुए विद द वैल्यूज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब बहुत मुश्किल फिजिक्स है, क्योंकि इसमें आपके पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आप नहीं ले सकते, राइट। आपके पूरे ऑब्जर्वेशंस इनडायरेक्ट है। आप एटम को काट के उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा को देख नहीं सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है इनडायरेक्टली। तो इस तरह से बोर का जो थ्योरी है वो कंफर्म हुई, राइट। ये कंफर्म हुई, बट कंफर्म हुई इन एन इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो ये कंफर्म हुई इनडायरेक्ट मेथड से, राइट, जो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसी में बोर थ्योरी का सक्सेस था, क्योंकि बोर थ्योरी से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सके। अब ये बोर थ्योरी का जो क्वेश्चन है आपको सेक्शन सी में आ सकता है फॉर 10 मार्क्स, राइट। तो नोट्स में मैंने आपको उसके पूरे डेरिवेशंस दिए हैं, उसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए जो आपके नोट्स में है बोर थ्योरी के बारे में, और ये आपको काम आएगा फॉर सेक्शन सी, ओके, आपके पेपर में। तो प्लीज ये जो बोर थ्योरी का पूरा है इसको वर्कआउट कीजिए
इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कल हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन फिलहाल यही रोक देती हूँ मैं बोर थ्योरी के साथ, एटम के साथ, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग, आपका होमवर्क ये है कि आपके नोट्स में से बोर थ्योरी का डेरिवेशन देखिए और ये पूरा डेरिवेशन को चेक कीजिए, ओके। क्योंकि Yes, जब ma'am. तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बोलिए, कौन क्या बोलना चाह रहा है? कौन कौन? फैजान बोलना चाह रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं? आप लोग सब चुप चुप है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। Yes, ma'am. समझ में आया. बट वही मैं बोल रही हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको बुक में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देख सकेंगे कि ये ठीक आया कि नहीं आया, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को देखिए, और कल हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि Okay, ma'am. न्यूक्लियस की में क्या क्या है और न्यूक्लियस से हमें क्या मालूम होता है, ओके। क्योंकि ये जो रेडिएशंस पूरे हैं ये आपको एटम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा से निकलता है। न्यूक्लियस भी हम लोग थोड़ा कर ले सकते हैं। न्यूक्लियस में क्या है आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, राइट, जिसके वजह से ये, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करना है वो ये है कि जिस तरह से एटम में भी एनर्जी लेवल्स है, हम लोग ने आज एनर्जी लेवल्स के बारे में बात की, राइट, एनर्जी लेवल्स के बारे में बात की, उसी तरह से न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट। यानी न्यूक्लियस में भी जो आपके पास प्रोटॉन और, देखिए एटम में आपके पास बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जिसके एनर्जी लेवल्स है। न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, लेकिन इनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट, इसके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में भी हर जगह आपको पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ फिक्स्ड लोकेशंस में या फिक्स्ड रेडियस में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में आपको प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। यानी कि आपका जो क्वांटम थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग ने बात की, हम लोग ने कहा, राइट, क्वांटम थ्योरी जिसमें आपके एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है, आपके आर वैल्यूज क्वांटाइज्ड है, वो अप्लाई होंगे आपको एटम्स में एज वेल एज न्यूक्लियस में। दोनों में आपको सिर्फ सर्टेन वैल्यूज परमिटेड होंगे, ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे कल विद रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो, Yes, ma'am. प्लीज ये चेक कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और सब लोग चैट विंडो में अपना प्रेजेंट एब्सेंट लिख लीजिए, क्योंकि वो मेरा Okay, रिकॉर्ड ma'am. हो जा रहा है, तो वो मैं देख के मार्क कर सकती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. तो चैट विंडो में सभी लोग अपना प्रेजेंट नाम के साथ प्रेजेंट लिख लीजिए, और कहाँ है ये चैट विंडो नौशीन, करेक्ट, ओके। लाल मोहम्मद साहब, नोट्स में आप लोग को वेबसाइट दे चुकी हूँ, वेबसाइट में नोट्स है, ओके। लाल मोहम्मद, यस आप मैम। पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्या क्लास? नो मैम, मैंने 3 बार अटेंड कर रही है, मेरा थर्ड क्लास है। वेरी गुड। तो आप जरा वो वेबसाइट को देखिए जो मैंने शेयर किया हुआ है, वेबसाइट पे आपके नोट्स है, ओके, यूनिट 1 2 3 ओके और क्या पूछ रहे हैं ओके आप लोग? अच्छा, मैम रिजल्ट कब है? लिख लीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना है प्लीज ट्राई मैम कीजिए ये डेरिवेशन को, ओके। मैम रिजल्ट कब आ रही? किसका रिजल्ट? मैम फोर्थ सेम का. आपने एग्जाम कब दिया? मैम। और मैम वो प्रमोट मैम अभी एक सर्कुलर भी आया है जो कि मतलब वाइवा लेने को कह रहे हैं वो लोग, हाँ ठीक है, मैं ऑनलाइन पता स्टूडेंट्स करके का आपको प्रैक्टिकल पूछूंगी, मुझे वाइवा। नहीं मालूम, अलीम सर से पूछिए आप लोग, ठीक है, अलीम सर को मालूम होगा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके ओके, मैम. ठीक है। ओके मैम. अटेंडेंस सब लोग लिख लिए अपना, यस मैम. ठीक है, ओके, चलिए कल मिलेंगे 12 बजे, ओके. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।